हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन आप सभी को बताए जाएंगे ये बोर्ड पेपर में जो सबसे अधिक बार अब तक रिपीट हो चुके हैं और इस बार जो है उनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सभी के पास पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये आपका है, कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति में जो आपको बताया गया उसी की बात हो रही। यहां पर यह भी याद रखिएगा, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा तरीका बदला रहता है, तो आपको क्वेश्चन को समझना जरूर है अच्छे से। नहीं तो हो सकता है आपको डेरिवेशन आता हो लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही सही समझ पाएंगे तो आपसे गलती होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बोला गया कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि यहां पर अक्षीय स्थिति की बात हो रही है। बहुत बार आपको कराया गया है, एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका ये दो आवेशों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम लोग मान ले एक आवेश आपका माइनस होता है और दूसरा आवेश जो होता है आपका प्लस होता है। इसके अलावा इस द्विध्रुव की जो लंबाई होती है टोटल वो कितनी होती है, 2L होती है। इसकी जो लंबाई होगी वो 2L होगी, यानी कि इस आवेश से लेकर इस आवेश तक की दूरी 2L हो जाएगी। इस पर हम लोग एक मध्य बिंदु मान लेते हैं इसका O। अब आप जब यहाँ पर मध्य बिंदु मान लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस आधे भाग की लंबाई L और इस आधे भाग की लंबाई L हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी और इसकी दूरी जो है आपकी L हो जाएगी। अब अक्ष बोला गया है तो जिस दिशा में आपका ये वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है इसी के अक्ष पर आपको आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसी के अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं P। अब इस बिंदु P पर जो हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, एक आपके पास प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। इन दोनों के कारण जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। यानी कि बिंदु P पर जो तीव्रता होगी प्लस आवेश के कारण वो बाहर की ओर होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, इससे आप चाहे तो मान लीजिए E1 इतना हो जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बिंदु P पर अंदर की ओर होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो ये तीव्रता होगी इसको अंदर की ओर प्रदर्शित कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो है इसका मान हो जाएगा आपका E2। इतना हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब बिंदु P पर आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो बिंदु P की दूरी भी पता होनी चाहिए। तो वो मान लेना है कि इसके मध्य बिंदु से P तक की जो दूरी है वो आप मान लीजिए, ठीक है, कितनी है, R है। अब देखिए यहां पर जो हम लोग इसमें दूरी मान लेते हैं तो यहां पर इसके मध्य बिंदु O से इस P तक की दूरी जो होगी वो आपको मान लेना है कितनी है, R है। यहां से जो है इसके मध्य बिंदु से इस P तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी R हो गई। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे P पर तो दूरी तो आपको प्लस क्यू से पता होनी चाहिए। तो प्लस क्यू से जब दूरी आप इसकी निकालेंगे तो ध्यान दीजिए यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से इसकी R और मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी कितनी है, L। तो अगर R से L निकाल दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। यानी कि यहां पर ये वाली दूरी आएगी आपकी R माइनस L, और जो ये R माइनस L दूरी होगी वो आपकी प्लस आवेश से इस बिंदु P की दूरी हो जाएगी। इतना आपको मिल जाएगा ये वाला। अब इसी तरीके से आपको माइनस Q से P तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो अब देखिए इसके मध्य बिंदु से P तक की दूरी कितनी है, R। अब जब माइनस Q से आप O तक की दूरी यहां पर देखेंगे तो कितनी है, L। यानी कि टोटल यहां से यहां तक की दूरी जब ज्ञात करनी हो तो R और इस L को जोड़ दीजिए। यानी कि ये जो दूरी आएगी आपकी ये बनेगी R प्लस L। मेन आपकी यही दूरियां हैं यहाँ पर, इसमें गलती मत करना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर जो है आपकी इस माइनस क्यू आवेश से जो है इस बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी R प्लस L।
अब आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया, सारी दूरियां मिल गई हैं। अब आपको मेन यहां पर ध्यान दीजिए, मेन यही था जो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा समझना है। अब हम लोग सबसे पहले इन आवेशों के कारण तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो यहां पर क्या लिखा गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि इस आवेश और इस आवेश के कारण जो हम लोग इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो पढ़ा ही है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, चाहे आप माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हो या प्लस क्यू आवेश के कारण, तीव्रता का मान हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है, तो इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण मैंने तीव्रता बताया था बाहर की ओर होगी, इसका मान हम लोगों ने E1 माना था। तो इसका मतलब यहां पर जो है E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, अब देखिए प्लस से इसकी दूरी कितनी है, R माइनस एल, और यहां पर दूरी का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये बनेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका यहां पर ये इतना आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा E1 इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग E2 ज्ञात करेंगे। तो E2 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, मैंने बताया था चिन्ह लगाना नहीं है आपको, मान प्लस में ही रहेंगे, तो अब केवल दूरी बदलेगी यहां से यहां तक की, कितनी हो जाएगी R प्लस एल। तो ये बन जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना आ गया। चाहे तो समीकरण 1 2 मान लीजिए या फिर इतने पर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको E1 और E2 दोनों के मान मिल गए। अब हम लोग जो है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी का मतलब अभी हम लोगों ने अलग अलग आवेश के कारण ज्ञात किया, अब कुल तीव्रता हम लोग बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर यहां पर हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो देखिए बिंदु P पर जो आपका E1 और E2 दिया गया, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दी गई हैं। तो जब भी तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो वहां पर जब परिणामी तीव्रता ज्ञात की जाती है, तो हमेशा उन दोनों के डिफरेंस से ज्ञात की जाती है, यानी कि उन दोनों के अंतर से ज्ञात की जाती है। तो ये आएगा फिर E बराबर E1 माइनस E2, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस से आपको यहाँ पर तीव्रता मिलेगी। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका E बराबर E1 का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस E2 का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब आपने जो मेन चीजें थी वो कर ली हैं, अब केवल कैलकुलेशन करना है, यानी कि लाशा माशा लेना आपको आना चाहिए, बस आपको लाशा लेके इसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये हो जाएगा E बराबर, इसमें आपका Q कॉमन है, Q कॉमन ले लीजिए, इसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना पूरा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका। अब जब ये आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें बचेगा क्या, यहाँ पर तो आपका बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पर आपका बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फिर E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ। अब इसका आप लाशा लीजिए, तो इसका जब आप लाशा लेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो है अब आपको इसमें लेना है
लाशा। तो जब लाशा लेंगे तो देखिए ये r माइनस एल है, ये हो जाएगा आपका r माइनस एल। इसके अलावा ये आपका है r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी दिया गया होल स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इस 1 में करेंगे आप, इस वाले का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो इसे शॉर्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए लाशा यहाँ पर भी, और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ पर हर स्टेप लिख रहा हूं। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा इधर हम लोग 1 में कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये इतना बन जाएगा, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो है आप फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका e बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ। बट्टे में आ जाइए, देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस लगाइए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब r स्क्वायर, फिर होता है प्लस एल स्क्वायर, और फिर होता है माइनस 2rl, ये होता है इतना। लेकिन इस माइनस के कारण ये दोनों चिन्ह बदलेंगे, यानी कि ये वाला आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला जो दिया गया ये आपका माइनस हो जाएगा। ये तो इतना बन जाएगा। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी, तो इससे आप लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करके का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो उसी तरीके से आप ऐसा बना सकते हैं, स्क्वायर लगा था इसलिए ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसमें जो आपके कुछ पद यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस आपको कैंसिल कर देना है, इतना हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा आपका e बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए 2 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4rl, इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है बट्टे में कितना आएगा r स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आपको दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इससे आप कैसा लिख सकते हैं, इससे आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये जो 4 दिया गया है इसे तोड़ दीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 करके लिख दीजिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये q दिया गया है, q हो जाएगा। ये आपको l दिया गया है, l हो जाएगा। और इसके अलावा हो जाएगा r, ये वाला, यानी कि सभी पद लिखे गए, केवल उसको सही ढंग से लिख दिया गया। 4 को हमने 2 गुणे 2 करके लिख दिया। इसके अलावा QL हो गया और ये वाला R हो गया। और बट्टे में यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा L स्क्वायर की पावर 2, इतना। ये क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर होता है आपका 2QL, इतना होता है। तो 2QL की जगह पे हम लोग P यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा E बराबर, यहाँ पर Q नहीं लिखना है, अब आपको ये लिखना है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये आपको 2 दिया गया, ये हो जाएगा 2। इसके अलावा 2QL दिया गया, इसकी जगह पे P लिख दीजिए सीधे। तो यहाँ पर हो जाएगा P, इंटू में हो जाएगा R, और बट्टे में आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि ये कंडीशन होती है कि यदि जो आपका L है, L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई है, और अगर इसका मान जो है इस R की तुलना में बहुत ही कम हो, यानी कि L जो है आपका जो द्विध्रुव की आधी लंबाई है, जो हम लोगों ने दूरी ली थी R, उसकी तुलना में ये बहुत ही कम है, तो उस स्थिति में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होता है ये लगभग R स्क्वायर के बराबर माना जाता है। यानी कि इसको आप नगण्य मान के चलेंगे। जब आप R स्क्वायर से नगण्य संख्या घटाएंगे, यानी कि 0 के बराबर संख्या घटाएंगे, तो इसका मान लगभग में R स्क्वायर के बराबर ही आएगा, इतना आप मान लीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए 2PR, बट्टे में आ जाइए। इसकी जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये दिया गया बनेगा R स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 2 इतना दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी आर, और बट्टे में आप इसे लिख दीजिए आर की पावर 4। अब यहाँ पर पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, इस आर से इसको कैंसिल करेंगे तो पावर में 3 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2p और बट्टे में हो जाएगा आर क्यूब। तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा। कई बार कराया गया है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सारे एक एक स्टेप लिख दिए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फार्मूले सभी लोग तैयार कर लीजिए। ये देखिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, 2 हैं इसके, दोनों जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार रखिएगा। सबसे पहले देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। आंशिक रूप से बोला गया है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। जैसे कि हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपको यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर जो एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इस पर ये प्लस क्यू और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। इसकी जो धनात्मक प्लेट होती है वो आपकी ये हो जाएगी, और जो ऋणावेशित प्लेट होती है इसको हम लोग जो है यहाँ पर भू संपर्कित करते हैं, यानी कि इससे जो है यहाँ पर अर्थ प्रदान किया जाता है। इस तरीके से इससे यहाँ पर जो हम लोग भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित करने से क्या होता है, यहाँ पर इसका विभव जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इनके बीच की दूरी मान लीजिए, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं कि d है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी d। इसके अलावा प्लेटों के बीच जो है यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है आंशिक रूप से, तो इस तरीके से मान लीजिए ये एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इसका परावैद्युतांक हम लोग मान लेंगे कितना है, k, इसका परावैद्युतांक। इसके अलावा जो प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी कि ये वाली जो प्लेट की मोटाई है उसको हम लोग मान लेते हैं t है, इतना। बाकी जो ये वाला स्थान दिया गया है इसमें परावैद्युत नहीं है, इसमें यहाँ पर वायु है आपका। इस वाले भाग में जो ये शेष भाग बच गया है यहाँ पर आपका अवायु है, और बाकी इस पट्टी में जो है, यानी कि जो पट्टी रखी गई है के परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक के दिया गया है और मोटाई टी है। तो अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर जितने में वायु है उस स्थान पर हम लोग ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो है प्लेटों के बीच जो है वायु के स्थान पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी E बराबर, यहाँ पर वायु के स्थान पर ज्ञात करें तो इसे E नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपका इतना होगा, यानी कि यहाँ पर E नॉट लिखेंगे। इसके अलावा हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मान रखा जाएगा ये आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपका वायु के स्थान पर तीव्रता आ जाएगी। इसको आप चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, बाकी अगर समीकरण नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाद में मान रखते समय ध्यान रखिएगा, बस ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो वायु के स्थान पर हो गया। अब जितने में ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है अब हम लोग जो है उस स्थान पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच परावैद्युत के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो अब यहाँ पर जो हम लोग इसमें जो प्लेटों के बीच में यानी कि यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है इसके स्थान पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा E बराबर सिग्मा बट्टे में हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। अब की बार परावैद्युतांक यानी कि बट्टे में जो है आपका के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर कि माना, या फिर सीधे आप लिख दीजिए यदि। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर जो है v है, विभवांतर जो है v है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर विभवांतर v है तो अब यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे कुल विभवांतर यानी कि v बराबर v1 प्लस v2 करके। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होता है v बराबर E इंटू डी, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो आपका V1 होगा ये वायु वाले स्थान का भाग की होगी, यानी कि इस वाले भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो ये V बराबर, अब देखिए V बराबर क्या होता है E इंटू डी। ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर वायु वाले स्थान पर तीव्रता क्या होगी E नॉट। अब वायु वाले स्थान की अगर दूरी ज्ञात करेंगे तो टोटल दूरी कितनी है D, उससे ये पट्टी की मोटाई निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका D माइनस टी इतना। तो ये वायु वाले स्थान का मान हो जाएगा। इसी तरीके से V2 जब ज्ञात करेंगे तो V2 के लिए देखिए V2 वाले स्थान पर जो तीव्रता थी वो कितनी थी E, ये इतना हो जाएगा। और दूरी कितनी यानी कि जो इसकी मोटाई हो जाएगी वो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू टी। अब आप E नॉट और E के मान रखेंगे, वही मैंने कहा था, चाहे तो आप यहाँ पर इससे मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट और इससे मान सकते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर जो है आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान रखेंगे। इसमें मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E नॉट का मान रखना है आपको, ये था सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा D माइनस टी प्लस E का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बट्टे में हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा टी। इतना हुआ। V बराबर, इसमें से सिग्मा कॉमन, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये हो जाएगा आपका D माइनस टी, इतना हुआ। और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये T और बट्टे में हो जाएगा K, इतना। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये D माइनस टी प्लस टी बाई के इतना जो है बच जाएगा, ये इतना हुआ। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं, अभी भी बताया गया था कि सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है Q बाई ए, इतना। तो अब यहाँ पर सिग्मा के जगह पर आप ये वाला मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर, सिग्मा के जगह पे लिखेंगे Q बट्टे में हो जाएगा A, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस में हो जाएगा T बाई के। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे संधारित्र की धारिता। तो अब आप लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता। तो अगर यहाँ पर हम लोग संधारित्र की धारिता की बात करें तो ये हो जाएगा C बराबर Q अपान V। ये फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का, आवेश बटे विभवांतर। तो ये वाला मान आपको यूज करना है, C बराबर Q बाई V। V का मान आप यहाँ से रखिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका Q बट्टे में आ जाइए, V का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा Q बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर दिया गया है A, एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस T बाई के, इतना आपको दिया गया है। इसमें ये Q से Q कट जाएगा और ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी। तो C बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में हो जाएगा आपका D माइनस टी और प्लस में हो जाएगा T बाई के। तो ये जो है आपका यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी
प्लस टी बाई के। और ये जो फॉर्मूला आपका आया है ये किस कंडीशन में आया है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा जाता है, उसके लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए जब यहां पर लिख के आया क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, यहां पर ये नहीं बताया गया कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। तो जब ये ना बोला जाए तो डायरेक्ट जो पूर्ण रूप वाला है वही करना है, फिर वहां पर आपको जो मैंने बताया था आंशिक रूप से वो नहीं करना है। ठीक है, जब आंशिक रूप से स्पेशली लिख के आएगा तब वो करना है। अगर वो नहीं लिखाया गया है यहाँ पर कि आंशिक रूप से या पूर्ण भरा है तो आपको डायरेक्ट यही वाला यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर इसका हम लोग पहले फिगर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो भी बताया गया था, मान लीजिए यहाँ पर एक संधारित्र दिया गया है जिसमें आपकी दो प्लेटें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, इस पर आवेश मान लीजिए प्लस क्यू है, इस पर आवेश माइनस क्यू है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब की बार जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है वो इसमें पूरी तरह से भर दिया गया है, यहाँ पर जो है इसके अंदर पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ इस बार जो है वो भर दिया गया है और इसका परावैद्युतांक हम लोग मान लेते हैं के। इसके अलावा प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी। और यहाँ पर जो है इसकी ऋणावेशित प्लेट को मैंने बताया था भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि इससे यहाँ पर जो हम लोग अर्थ प्रदान करते हैं। तो इस स्थिति में जो इसका विभव होता है वो क्या होता है, आपका जीरो माना जाता है। दूसरी प्लेट का यानी कि ऋणावेशित प्लेट का विभव जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें आप लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि दोनों प्लेटों के बीच जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा बट्टे, देखिए पूरी तरह से परावैद्युत भरा है इसलिए के एप्सिलॉन नॉट इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। अब इसके बाद देखिए मान लीजिए प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा ऋणावेशित प्लेट का, तो विभवांतर शून्य हो गया था। अब यहां पर मान लीजिए कि यदि प्लेटों का विभवांतर V है तो यहां पर जो है आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। ये अभी भी मैंने बताया था कि यहाँ पर विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा आपका E इंटू डी। ई का मान यहाँ से रख दीजिए, तो यहाँ पर चाहे तो आप मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और अब आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि समीकरण 1 से। तो अब जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E का मान हो जाएगा सिग्मा और बट्टे में आपका हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इतना हुआ, और इनटू में हो जाएगा डी। इस तरीके से आपको यहाँ पर इतना यूज करना रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं जो अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है सिग्मा बराबर यूज किया जाता है क्यू बाई ए इतना, तो वही यहाँ पर यूज कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा V बराबर सिग्मा की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, तो Q इंटू में आपका D आ जाएगा, बट्टे में देखिए K दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है K एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा ये वाला A, क्योंकि Q बाई A रखना है सिग्मा की जगह पर, तो ये आपका विभवांतर आ गया। अब आप ज्ञात करेंगे धारिता, तो आप लिख सकते हैं अतः संधारित्र की धारिता। तो जब आप संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो अब ध्यान दीजिए धारिता की हम लोग बात करें तो धारिता क्या होती है आपकी, ये हो जाएगी C बराबर Q बाई V। यहाँ पर हो जाएगा Q बट्टे में V का मान रख दीजिए Q इंटू डी, बट्टे में हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये पलट के ऊपर आएगा, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर जो है A और बट्टे में हो जाएगा आपका D।
तो ये यहाँ पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी, यानी कि C बराबर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A, इसके अलावा बट्टे में D। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोनों डेरिवेशंस आपको बता दिए गए हैं और दोनों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत कठिन भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। तो सबसे पहले देखिए अनुगमन वेग, मैंने बताया था अनुगमन वेग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो तो आप अच्छे से तैयार ही कर लीजिए। अनुगमन वेग की परिभाषा तैयार कर लीजिए, धारा और अनुगमन वेग में संबंध तैयार कर लीजिए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध तैयार कर लीजिए। अनुगमन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे अपवाह वेग भी आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप मान लीजिए कि माना चालक की यहां पर आप लिख सकते हैं कि माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, और यहाँ पर जो है चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, यानी कि ये आपको मानना है। ठीक है, कि चालक की लंबाई जो है वो L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो आपका A है, और चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, वो आपका VD है। इतना आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ये तथा मत यूज करिए, यहाँ पर आप यूज करिए कॉमा। ठीक है, लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, और चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है VD है। इसके बाद आप मान लीजिए कि चालक के, यहाँ पर आप लिखिए यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो चालक में प्रवाहित धारा, तो अब यहाँ पर जो है चालक में प्रवाहित जो धारा होगी उसका फार्मूला आप सभी को पता है, I बराबर होता है NEAVD। ये आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। I बराबर कितना होता है, NEAVD। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब चालक के, यहाँ पर हो जाएगा अब चालक के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पर अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें चालक के सिरों पर विभवांतर। चाहे तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि जो विभवांतर कितना है वो वेप मान सकते हैं। देखिए अब अगर हम लोग विभवांतर की बात करें तो इसके लिए एक फार्मूला पढ़ाया गया, V बराबर M इंटू L इतना होता है। इसके अलावा आपका होता है VD, और बटे में हो जाएगा E इंटू टाउ। ये आपका विभवांतर का एक सूत्र होता है। ठीक है, MLVD और बट्टे में होता है E टाउ, ये याद रखिएगा। ठीक है सभी लोग, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर जो है हम लोग समीकरण सेकंड को जो है फर्स्ट से भाग करेंगे, तो समीकरण सेकंड इसको हम लोग भाग करेंगे
समीकरण फर्स्ट से, तो भाग करेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करेंगे तो यहाँ पर है v, तो ये आएगा v बटे आई, बराबर में देखिए ये आपका दिया गया है एम एल वी डी, बट्टे में आ जाइए ई टाउ, और इससे आप भाग कर रहे हैं तो ये बट्टे में आएगा इसके, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एन ई ए वी डी, इतना हो गया। अब इसमें यहाँ पर जो है आपका ये वी डी से वी डी कट जाएगा, इसका मतलब ये आएगा आपका v बट्टे आई बराबर एम एल, बट्टे बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है n, इतना हो जाएगा। e का आप गुणा कर दीजिए तो e स्क्वायर हो जाएगा, इसके अलावा a और इसके अलावा टाउ दिया गया है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, बट्टे में जो आया है n e स्क्वायर a टाउ, इसके अलावा एम एल, यहाँ पर ये जो है आपका टाउ दिया गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो दिया गया है ये आपका दिए गए ताप और चालक के हेतु जो है हमेशा नियत रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि दिए गए चालक तथा ताप हेतु, तो दिए गए चालक के लिए यहाँ पर जो है जो ये दिया गया है यानी कि एम एल बट्टे में हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये जो होगा आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब नियतांक हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या बताया गया, नियतांक, ठीक है। इससे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका v बट्टे आई बराबर, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, इतना, और बराबर में आप बोल सकते हैं आर, इतना। और ये जो आया है यही आपका ओम का नियम है, तो आप बता सकते हैं कि यही जो है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर और धारा इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत होता है, तो ये आपका ओम का नियम है। तो इस प्रकार जो है आप मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन करेंगे। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, लिखा है व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। बहुत ही सरल है और सबसे ज्यादा बार रिपीट भी हुआ है। चलिए, यहाँ पर बात हुई है व्हीट स्टोन सेतु के परिपथ की, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिपथ तैयार कर लेते हैं। कई बार मैंने बताया आप सभी को, अगर नहीं आता है तो अच्छे से तैयार कर लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले तो आपको इसका परिपथ तैयार करना है व्हीट स्टोन सेतु का। यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ तैयार करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ तैयार करना है। इसमें जो है समांतर चतुर्भुज के रूप में 4 भुजाओं को मोड़ा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इन चारों में प्रतिरोधक तार यूज होंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, आप इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए प्रतिरोध आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से। इसको हम लोग मान लेते हैं P Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, इतना हुआ। अब इसके अलावा देखिए, इसको यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। इसमें जो है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर इसमें एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी यूज की जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जो है कुंजी लग जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर जो है ये हो जाएगी कुंजी, इतना हो गया। यहाँ पर जो है धारा मापी लग जाएगी, ये हो गया। यहाँ पर आपकी कुंजी K2 लग जाएगी। अब देखिए, इसको जो है आप इस तरीके से यहाँ पर पूरा परिपथ तैयार कर दीजिए, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक बैटरी जोड़ी जाएगी। इतना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका पूरा एक परिपथ तैयार करना है। कई बार बताया गया, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर एक कुंजी लगेगी,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो है एक बैटरी लग जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर जो है आपकी कुंजी लग जाएगी। इसको हम लोग मान लेते हैं कुंजी K1, और यहाँ पर ये प्लस माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि इस बिंदु को मान लेते हैं A B C D, इतना हुआ। तो जब धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, इस जगह से प्लस वाले सिरे से धारा प्रवाहित होती है हमेशा, जब इस बिंदु A पर पहुंचेगी तो यहाँ पर धारा दो भागों में बट जाएगी, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। अब पहले ही बोला गया था यहाँ पर जो है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में क्या होता है, ये आपका जो विकर्ण BD दिया गया है ये सेतु का कार्य करता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जो धारा जाएगी ये सीधे आगे क्रॉस करके यहाँ पर निकल जाएगी I1। उसी तरीके से ये वाली जो धारा जाएगी वो आगे जाएगी इसमें यहाँ पर आपकी I2। तो यहाँ पर आपके पास दो बंद पाश बन जाएंगे, एक आपका ये हो जाएगा और एक बंद पाश आपका ये हो जाएगा। इसमें जो हम लोग साम्यावस्था का यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि साम्यावस्था में सबसे पहले देखिए, एक बंद पाश आपका ये दिया गया है A B D A। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बंद पाश, यहाँ पर आपको लिखना है बंद पाश, बंद पाश A B D A में लूप नियम से, लूप नियम आपको पता है किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, लूप नियम ये यूज करना है A B D A में। तो लूप नियम के अनुसार जो है आप सभी लोग जानते हैं किसी भी बंद पाश में जो धारा और उसके संगत प्रतिरोध होते हैं, यानी कि I1 गुणे P, ये हो गया। अब आगे जाएंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा आपके इधर जा रही है, तो इसका मान हम लोग माइनस में लेते हैं। तो माइनस में हो जाएगा आपका I2 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में R। कोई भी विद्युत वाहक बल यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई सल नहीं लगा इस बंद पाश में, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से I1 गुणे P बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा तो I2 गुणे R आ जाएगा। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। सेम आपको यही दूसरे वाले बंद पाश में अप्लाई करना है B C D B में। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बंद पाश यहाँ पर हो जाएगा आपका B C D और इसके अलावा B में। तो यहाँ पर जो है बंद पाश B C D B में इनका आपको यूज करना है। तो अब देखिए, इसमें जब यूज करेंगे यहाँ पर भी आपको वही लूप नियम लगाना है। तो जब लूप नियम यहाँ पर लगाएंगे तो अब की बार देखिए, ये धारा है I1, इसके संगत प्रतिरोध है Q, तो I1 गुणे Q। फिर देखिए, आप इधर जा रहे हैं बंद पाश में, आपने ये क्रम लिया और धारा आपकी विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर आया आपका I2, ये माइनस में लेना है और गुणे में हो जाएगा यस, बराबर में यहाँ पर भी 0, क्योंकि कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, कोई भी सल नहीं लगा इस परिपथ में, तो ये बन जाएगा I1 गुणे Q और बराबर में हो जाएगा I2 गुणे S। ये आ जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड, समीकरण 1 को जो हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर है आपका I1 गुणे P बट्टे में दिया गया है I1 गुणे Q। ये हो जाएगा, यहाँ पर दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा I2 गुणे R और बट्टे में हो जाएगा I2 गुणे यस। ये आपका इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा P/Q बराबर R/S, इतना। तो ये संतुलन अवस्था में यहाँ पर इसका मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से जो आप इसे ज्ञात करेंगे तो ये व्हीटस्टोन की संतुलित अवस्था का सूत्र हो जाएगा।